व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? मस्त, चकाचक। बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि आज चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, मैंने सुना। तो गाइस, आज हम लोग कोशिश करेंगे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी नाम के दो प्राणियों को जल्दी जल्दी खत्म करें। कुछ डिटेल में बातें डिस्कस जरूर करेंगे, हवा में नहीं उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि मैं मेरे दिल से बोलूं और तुम्हारे दिल में उतर जाए। ओह हो, क्या बात है, कतई जहर। चलो, तो अब बिना आप लोगों को बोर करे शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करेंगे। सरफेस टेंशन, टेंशन टेंशन, नाम में ही टेंशन है। ससुरा बड़ा परेशान किया होगा, बहुत गंदा। बहुत गंदा सरफेस टेंशन। चलिए, तो गाइस सरफेस टेंशन की बात करते हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सबसे पहले एक बात समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लिक्विड की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। क्या मतलब? लिक्विड की आप जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उस पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दैट लिक्विड्स all the properties in liquids, all the properties are mostly based on the intermolecular forces, are based on the intermolecular forces, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। कैसे सर? एक एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल, मैं विस्कोसिटी का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले। व्हाट इज विस्कोसिटी? मतलब एक लिक्विड का जो फ्लो होता है, उस लिक्विड के फ्लो को अगर मैं रेजिस्ट करूं, मतलब मैं उसका जो आराम से अभी मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं उसके इस आराम से होने वाले मूवमेंट को रेजिस्ट करूं, तो अब मान लीजिए मुझे आप पीछे से खींच रहे हो, तो अब मैं धीरे धीरे मूव करूंगा ऐसे, क्योंकि मेरे को कोई पीछे से खींच रहा है, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई रेजिस्ट कर रहा है, तो मेरा आगे की तरफ मूवमेंट कैसा हो गया? स्लो हो गया। मतलब मेरी विस्कोसिटी बढ़ गई, मेरा गाढ़ापन बढ़ गया, मतलब मेरा जो मूवमेंट है वो स्लो हो गया। जैसे आपने देखा होगा शहद को जब आप ऐसे गिराओगे तो धीरे धीरे गिरेगा। केचप, सॉस धीरे धीरे बॉटल के बाहर आता है। ग्लिसरीन स्लोली स्लोली फ्लो करता है। लेकिन अगर अपन बात करें पानी की, तो पानी जल्दी बह जाता है। पेट्रोल तो और जल्दी बहता है। तो सभी लिक्विड है, हनी भी लिक्विड है, ग्लिसरीन भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, लेकिन इनके मूवमेंट में फर्क आ गया। तो इनके मूवमेंट में फर्क क्यों आया होगा? ऑब्वियसली ग्लिसरीन या हनी के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में टाइटली हेल्ड होंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए शायद स्लोली स्लोली मूव कर रहा होगा। यहाँ पर वाटर के अंदर कंपैरेटिवली हनी के कम, इसलिए वो ज्यादा मूव कर रहा है। यानी बेसिकली लिक्विड के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी देखोगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर होगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और इमेजिन कराता हूँ। याद करो, हमने पढ़ा था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हर पानी का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम है। पेट्रोल तो आप देखो, अगर आपके हाथ पे 2 बूंद पेट्रोल की गिराओगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वाटर की या लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे सब किस पर डिपेंडेंट है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ठीक है,
क्या ये बात समझ में आ गई? अब मूव करते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। देखो, मान लीजिए अपने पास में एक बीकर है, दिल बेचारा सरफेस टेंशन का मारा, सरफेस टेंशन का मारा, ओ बेबी याद है मुझे, अब आप में से कितने लोग हैं जो इस गाने को ऐसे ही गाते हो, क्योंकि आपको लिरिक्स एकदम समझ में नहीं आती। ओ बेबी याद है मुझे, मैं ना 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 मैं ना 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 ना, ऐसा गाते हैं। चलिए, तो ये मैंने एक बीकर के अंदर लिक्विड भर लिया। अब गाइस दो चीजों पर फोकस करते हैं। क्या? ये जो सरफेस है, डेफिनेटली वाटर के कुछ पार्टिकल्स सरफेस पर मौजूद होंगे, यानी जो सरफेस है यहां पर आपको ऐसे वाटर के अलग अलग पार्टिकल्स पूरी सरफेस पर दिखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक पार्टिकल बना रहा हूं, सारे पार्टिकल्स नहीं बना रहा, एक पार्टिकल बना रहा हूं। ठीक है, तो सर सरफेस पर सर ने क्या बना दिया, आपके प्यारे से सर ने सरफेस पर क्या बना दिया, एक पार्टिकल बना दिया। किसका पार्टिकल? पानी का। सरफेस के अलावा मैं एक पार्टिकल यहां कहीं अंदर बल्क में बना लेता हूं। मतलब आप ऐसा मानो कि ये जो पानी है ये ऐसा है, ये सरफेस, फिर ये इसके नीचे वाली लेयर, 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 यानी पानी है। ये ऐसा मैंने बीकर के अंदर भर दिया है। तो ये जो पार्टिकल है, मैं एक पार्टिकल ये डिस्कस कर रहा हूं और एक पार्टिकल में ये डिस्कस कर रहा हूं। बाकी सब पार्टिकल अपन ने पानी के मामले, पानी के हिसाब से हमने बना दिए, हम इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो पानी है इसके पास में दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स हैं। वैसे सब है वाटर के, केमिकली फिजिकली सब वाटर है, लेकिन एक पार्टिकल, मतलब कुछ पार्टिकल सरफेस पर दिख रहे हैं, बाकी सारे पार्टिकल सरफेस के अंदर है। तो जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड दैट आर प्रेजेंट on the surface are called as surface particles, are called as surface particles, यानी वो पार्टिकल्स जो सरफेस पर है उन्हें क्या बोलेंगे, सरफेस पार्टिकल्स। एंड पार्टिकल्स बिलो द सरफेस आर कॉल्ड एज बल्क पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे इनको? बल्क पार्टिकल्स। मतलब वो पार्टिकल जो सरफेस के नीचे मिले, सरफेस वाले पार्टिकल के नीचे, यानी इनके नीचे, ये पूरे पार्टिकल तुम्हारे सरफेस के हो गए, इसके नीचे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? बल्क पार्टिकल्स। बल्क पार्टिकल्स। तो हम लोग दो पार्टिकल्स यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, सरफेस पार्टिकल एंड बल्क पार्टिकल्स। ठीक है, यहां तक का पिक्चर क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब हम लोग सब जानते हैं कि भाई लिक्विड के पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मारे हैं, जैसे दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। तो जो बल्क वाला पार्टिकल है, इसके यहां पर पास में भी एक पार्टिकल होगा, इधर भी पार्टिकल होगा, इधर भी पार्टिकल होगा, इधर भी पार्टिकल होगा। मतलब ये बल्क का जो पार्टिकल है इसे चारों तरफ से वाटर के पार्टिकल्स ने सराउंड कर रखा है। इसलिए अगर एक पार्टिकल इसे ऊपर खींचेगा तो दूसरा पार्टिकल इसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ नीचे खींचेगा। अगर एक पार्टिकल इसे राइट खींचेगा तो एक पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इसे लेफ्ट खींचेगा। मतलब क्या होगा, इस पार्टिकल को अगर कोई आगे खींचेगा तो तुरंत एक पार्टिकल इसको पीछे खींचेगा, अगर कोई पार्टिकल इसको राइट खींचेगा तो एक पार्टिकल इसे लेफ्ट भी खींचेगा, और खींचने की पावर सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वाटर है तो ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, ये चारों वाटर है। तो अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल इसे ऊपर खींचेगा तो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल नीचे खींचेगा, इसलिए सेम टाइप का फोर्स लगेगा। बस ये ऊपर लग रहा है तो एक फोर्स नीचे लग रहा है, कैंसिल हो जाएगा।
एक फोर्स राइट लग रहा है तो एक फोर्स लेफ्ट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। एक फोर्स आगे लग रहा है तो एक फोर्स पीछे लगेगा, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। इसलिए जो बल्क का पार्टिकल होगा, तो जो आपके बल्क का पार्टिकल होगा, इनफैक्ट बल्क के जो पार्टिकल्स होंगे, बल्क पार्टिकल्स फील इक्वल एंड अपोजिट forces from all the sides, hence have a net force, zero। net force क्या हो जाएगा इसका? and have net force zero, hence are stable, hence they are very स्टेबल। भाई काफी स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, मेरे को संभालने वाले लोग हैं। मेरे को अगर कोई नीचे खींचेगा तो मेरे को एक ऊपर खींच लेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोई लेफ्ट खींचेगा तो मेरे को एक राइट खींच लेगा, मैं फिर कहीं नहीं जाऊंगा। कोई आगे खींचेगा तो एक पीछे खींच लेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां हुआ मैं खुश हूं। समझ में आ गई बात? लेकिन अब जरा सोचो इस सरफेस पार्टिकल के साथ क्या होगा। तो अब अपन ये मिटा देते हैं। अब हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे सरफेस पार्टिकल पे। बड़ा मजा आएगा, इसको जरा ध्यान से देखो। इमेजिन करो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप एक जगह पानी पे जा रहे हो, आप एक स्विमिंग पूल में जा रहे हो, और आपने क्या करा, आपके दोस्त को बोट पे से एक लात दे के पानी में गिरा दिया। लात दे के पानी में गिरा दिया, अच्छी जोर से लात मारी। अब क्या हुआ, जब आपने आपके दोस्त को लात मारी, उसको तैरना नहीं आता है, ऐसा करेगा बचाओ बचाओ बचा बचा करेगा। लेकिन होगा क्या, पानी उसको नीचे खींचेगा, पानी उसको नीचे की ओर ले जाएगा, वो डूबने लगेगा। डूबने के लिए ये हाथ पैर मारेगा, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, ओ साले BCMC BSD के, तूने मेरे को नीचे गिरा दिया। और वो गालियां बकेगा और पानी उसको नीचे खींचेगा। सेम इस पानी के मॉलिक्यूल के साथ भी तो हो रहा होगा। सोचो आप, भाई ये पानी का मॉलिक्यूल बिल्कुल बीचों बीच सरफेस में फंसा हुआ है। अब इस पार्टिकल को एक पानी का पार्टिकल नीचे खींच रहा है पूरी ताकत से, एक पानी का पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है पूरी ताकत से, एक पानी का पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है पूरी ताकत से। हाँ, एक पानी का पार्टिकल इसे इधर खींच रहा होगा और एक पानी का पार्टिकल इसे इधर खींच रहा होगा। तो इसके जो सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं, मतलब ये पार्टिकल भी सरफेस का है, ये पार्टिकल भी सरफेस का है। तो अगर एक पार्टिकल इसे लेफ्ट खींच रहा होगा तो एक पार्टिकल इसे राइट खींच के बैलेंस कर देगा। लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बल्क के पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स जो हैं, जो इसे नीचे की ओर खींच रहे हैं, इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई पार्टिकल है ही नहीं, क्योंकि ये वो अकेला पार्टिकल है, लास्ट पार्टिकल है जो सरफेस पर है। इनके ऊपर तो कोई पार्टिकल है ही नहीं। तो क्या होगा, ये सरफेस वाला पार्टिकल एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करेगा, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स फील करेगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स का मतलब क्या है, इधर लेफ्ट ने खींचा तो इधर राइट ने खींचा, नलीफाई हो गया। लेकिन एक नीचे खींच रहा है तो वो नीचे जा रहा है, लेकिन इसको ऊपर खींचने वाला कोई नहीं, तो अल्टीमेटली वो नीचे जा रहा है। तो ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं, ये डाउनवर्ड फोर्स फील करेंगे। इनको नीचे की ओर क्या होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहां पर हम लोग सब लिखेंगे स्टार बनाकर एक पॉइंट, बट द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस। अच्छा, मैं किसी एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरफेस पर जितने पार्टिकल्स हैं सब की बात कर रहा हूं, सिवाय उनकी जो यहां कॉर्नर पर मौजूद है। ये जो कॉर्नर पर मौजूद पार्टिकल है, इनका केस अलग हो जाएगा, लेकिन इसको छोड़कर जो बीच के सरफेस के पार्टिकल्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस विल फील्स अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, net downward force because of attraction from the bulk particles, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स फील करेगा। तो जो बल्क का पार्टिकल है उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, इसलिए वो स्टेबल है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सरफेस का पार्टिकल बेचारा परेशान है, और वो क्या होगा, उसको नीचे की ओर
एक खिंचाव महसूस होता रहेगा हमेशा। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ? क्या इतनी चीज की पिक्चर अच्छे तरीके से दिमाग में बन गई प्यारे बच्चों? इतना जरा जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया हो गया हो गया हो गया, तोहफा 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 तोहफा, लाया लाया। चलिए तो गाइस, इस चीज से हमें यह बात पता चल गई कि ये जो सरफेस का पार्टिकल है बेचारा, इसको नीचे की तरफ एक क्या लगेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और इसे ही कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो क्या होगा, आप सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर क्यों? परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट लेंथ along per unit length parallel along the surface। समझाता हूं मैं इसको, 2 मिनट। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट लेंथ। मतलब मान लीजिए ये आपकी एक सरफेस है और सरफेस की मैं ये लेंथ की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस की मैं लेंथ बात कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर। ये आपने पानी भरा इस जार में, और इस जार में मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं जो 1 सेंटीमीटर की है। तो ये हो गया पर यूनिट लेंथ पैरेलल अलोंग टू द सरफेस। यानी आप जो फोर्स एक्ट लगा रहे हो, आप जो फोर्स देख रहे हो वो पैरेलल चलेगा, इस सरफेस के पैरेलल रहेगा वो। तो सरफेस टेंशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स काम करेगा, मतलब वो फोर्स जो नीचे की ओर परपेंडिकुलर काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन और कुछ भी नहीं है। सरफेस टेंशन एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है जो सरफेस का पार्टिकल फील करता है। तो अगर आप ये गंदी वाली डेफिनेशन याद नहीं करना चाहते तो आप एक और इजी डेफिनेशन याद कर सकते हो अपनी भाषा में, दैट सरफेस टेंशन इज द डाउनवर्ड फोर्स। सरफेस टेंशन इज द डाउनवर्ड फोर्स that is acting perpendicular to the surface particles per unit length। यानी ये एक प्रकार का डाउनवर्ड फोर्स है जो सरफेस पार्टिकल को जब परपेंडिकुलर लग रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। क्या यह बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? यहां तक का समझ में आ गया फंडा? मतलब जो पार्टिकल आज की तारीख में सरफेस पर मौजूद है, उन पार्टिकल्स को बल्क के पार्टिकल्स नीचे की ओर खींचेंगे और इतना खतरनाक खींचेंगे कि वो नीचे की ओर जाने लगेगा। अब एक बात बताओ, जो पार्टिकल सरफेस पर है वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, जाने की कोशिश क्या करेगा, उसे नीचे की ओर खींचा जाएगा। मतलब उसके ऊपर क्या लगने लग जाएगा? सरफेस टेंशन। क्या लगने लग जाएगा? सरफेस टेंशन। अब अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की यूनिट की, तो पहले अपन इसकी यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? इट इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूटन एक प्रकार का फोर्स है। न्यूटन आपकी जो डेफिनेशन है, न्यूटन एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स की डेफिनेशन होती है, इसे डायंस भी बोला जाता है। न्यूटन को डायंस में भी लिखते हैं, तो कुछ लोग डायंस पर मीटर भी आपको देखने को मिलेगी। तो न्यूटन पर मीटर यानी 1 मीटर में कितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसलिए न्यूटन पर मीटर। अब एक बात सोचो, ये जो सरफेस का पार्टिकल है ये बेचारा भी डाउनवर्ड फोर्स फील कर रहा है, तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, इट इज वेरी अनस्टेबल। अभी ये कैसा होगा?
हाईली अनस्टेबल होगा। अब एक बात आप बताओ, आपने आपके दोस्त को पानी में छोड़ दिया, वो पानी में गिरने के बाद क्या ऐसा रहेगा, मुझे पानी में छोड़ा, अब मैं डूबने वाला हूं, लगता है अब मैं डूब जाऊंगा, मुझे पानी नीचे की ओर खींच रहा है, डूब गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो कोशिश करेगा, मुझे बचाओ, मुझे मेरे दोस्त से नीचे भेज जाओ, मैं डूबने वाला हूं, ऐसा करेगा ना, हाथ पैर मारेगा कि नहीं? ये पार्टिकल भी वही करेगा। ये पार्टिकल पूरी कोशिश करेगा कि मुझ पर लगने वाला सरफेस टेंशन कम हो जाए, मुझ पर लगने वाला सरफेस टेंशन कम हो जाए। अब एक बात बताओ, सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स पे लग रहा है, तो सरफेस के पार्टिकल्स क्या करेंगे या लिक्विड क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि मेरा सरफेस एरिया ही कम हो जाए। अगर मेरा सरफेस बड़ा होगा, अगर मेरी सरफेस ज्यादा बड़ी होगी, तो ढेर सारे सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, ढेर सारे सरफेस के पार्टिकल्स होंगे तो उनको ढेर सारा इनवर्ट फोर्स लगेगा। इसलिए क्या करेगा, वो अपने सरफेस एरिया को जितना छोटा करने की कोशिश हो उतना छोटा करेगा। मतलब ये सरफेस के पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे, ये सरफेस के पार्टिकल्स इधर उधर जाना चालू कर देंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो सरफेस पे से, यानी जो सरफेस, जो सेंटर वाली जो सरफेस है, वहां से दूर खिसक जाए, वहां से दूर हट जाए। तो जितने पार्टिकल सरफेस से हटते जाएंगे उतना इनका सरफेस एरिया कम होता जाएगा और उतना सरफेस टेंशन कम होता जाएगा। तो अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर लिखने वाले हैं, सब बच्चे स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे, दैट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द सरफेस टेंशन, यानी जो सरफेस टेंशन को हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द सरफेस टेंशन, the surface particles will try to move towards the corner, toward the corners or toward the corner, and will try to decrease the surface area। और ये क्या कोशिश करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यानी यहां पर पूरी कोशिश की जाएगी कि हमारा सरफेस एरिया जितना डिक्रीज हो जाए उतने पार्टिकल सरफेस के हट जाएंगे और कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी, सरफेस टेंशन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गाइज यहां पर अगर आपके सरफेस के पार्टिकल्स ये कोशिश करेंगे, अगर आपके सरफेस के पार्टिकल्स ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लें और सरफेस टेंशन को कम कर लें, मतलब सरफेस टेंशन क्या है, फिर ध्यान से सुनो, सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो पार्टिकल को सरफेस के नीचे की ओर ले जा रहा है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस सरफेस के पार्टिकल को मूव कराना चाहते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो फोर्स पार्टिकल को नीचे की ओर लग रहा है, हमें इस सरफेस के पार्टिकल को उतनी एनर्जी मिनिमम प्रोवाइड करनी पड़ेगी या इस सरफेस के पार्टिकल को मिनिमम उतनी एनर्जी कहीं से बटोरनी पड़ेगी जो इस डाउनवर्ड फोर्स के खिंचाव को बैलेंस कर सके। यानी इस पार्टिकल को जो फोर्स, जो सरफेस टेंशन नीचे की ओर खींच रहा है, ये इस फोर्स को ओवरकम कर जाए। तो इसके लिए हम एक टर्म सीखेंगे दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। एक नई टर्म आपके सामने है जिसका नाम क्या है, सरफेस एनर्जी। क्या है सरफेस एनर्जी? तो सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी required by the surface particles
energy required by the surface particles to overcome the downward force or the सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, यानी सरफेस के पार्टिकल के द्वारा यूज की जाने वाली एनर्जी जो उसे नीचे की ओर खींचने वाली एनर्जी को बैलेंस करे, नीचे की ओर खींचने वाले फोर्स को बैलेंस कर दे। क्या बात समझ में आ गई? नोट करो जरा इतना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, सरफेस एनर्जी क्या है? एक प्रकार का वर्क डन, मतलब आपका दोस्त नीचे की ओर डूब रहा है तो वो डूबने से खुद को बचाने के लिए ऐसे हाथ पैर मार रहा है, मतलब वर्क कर रहा है, वो खुद को बचाने के लिए वर्क डन कर रहा है। तो सरफेस एनर्जी एक प्रकार का वर्क डन है। तो आप अगर इसकी यूनिट की बात करें तो सरफेस एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल्स पर मीटर स्क्वायर, यानी कितना वर्क डन किया जा रहा है पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर आपके पास में एक मीटर स्क्वायर, यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका जो सरफेस है वो 1 मीटर का है, तो 1 मीटर स्क्वायर यानी इस सरफेस के लिए आप कितना वर्क डन कर रहे हो इन जूल्स, दैट इज कॉल्ड एज जूल्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की। तो एक बार मेरे प्यारे गुलगुले मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या है सरफेस टेंशन? तो सर जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स सरफेस पर मौजूद होंगे उन सरफेस के पार्टिकल्स को उन्हीं लिक्विड के बल्क के पार्टिकल्स नीचे की ओर खींचेंगे, और जो नीचे की ओर खींचने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है पर मीटर इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि नेट डाउनवर्ड फोर्स जो सरफेस के पार्टिकल्स को नीचे की ओर लग रहा है, यूनिट न्यूटन पर मीटर। इस सरफेस टेंशन से बचने के लिए सरफेस के पार्टिकल्स क्या करेंगे? क्योंकि अभी सरफेस का पार्टिकल सरफेस पर नीचे की ओर खींचा जा रहा है, अनस्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसलिए वो कोशिश करेगा कि मैं सरफेस से हटता जाऊं, जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप इस चीज को ऐसा भी कर सकते हो कि तुम घर में तुम्हारे 4 लोग पकड़ लो, एक आप हो जाओ, एक आपका दोस्त हो जाए, एक आपका तीसरा दोस्त हो जाए और एक आपका चौथा दोस्त हो जाए बैक पाइपर सोडा। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप में और बैक पाइपर सोडा, एक दोस्त और इकट्ठा कर लो। 4 लोग एक काम करो, एक चादर पकड़ो, एक चादर इस कोने से, एक चादर उस कोने से, एक चादर तीसरे कोने से, एक चादर चौथे कोने से, तो चारों दूर दूर खड़े हो जाओ। अब आपके हाथ में जो चादर है, आपके हाथ से आपके दोस्त के हाथ में जो चादर की बॉर्डर है वो पूरी स्ट्रेच्ड होगी, लेकिन वो जो बीचों बीच वाली चादर होगी आप खुद देखोगे कि वो नीचे की ओर झूल रही है। आप कितना ही टाइट कर लो, हल्का सा आपको इनवर्ट की तरफ फोर्स लगेगा, बस वही सरफेस टेंशन है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपन वहां से हट जाए और कहां आ जाए? कॉर्नर की तरफ। क्योंकि आप खुद देखो, आपके दोस्त ने और आपने जो चादर के कोने पकड़े हैं वो बिल्कुल टाइट होंगे, बिल्कुल टाइट। क्यों? क्योंकि उनको कॉर्नर के पार्टिकल्स का सपोर्ट मिल गया है। तो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका सरफेस टेंशन कम हो जाए, एंड इसके लिए उनको एक एनर्जी लगेगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी विच इज अ वर्क डन, एंड दैट इज जूल्स पर मीटर स्क्वायर। क्या यहां तक का लफड़ा समझ में आ गया? आगे बढ़े, अब देखते हैं सरफेस टेंशन कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है। आप इमेजिन करो, सरफेस टेंशन में हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल होता है मरकरी का। जब हम मरकरी को नीचे की ओर गिराते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, मर्क्यूरी का एक ड्रॉप गिराया। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, तो जैसे जैसे मर्क्यूरी नीचे गिराई, जैसे मान लो ये मैंने मर्क्यूरी इस तरीके से नीचे गिराई, तो देखो अभी यहां पर क्या हो रहा है, अनइवन सरफेस होने की वजह से, जैसे मैंने मर्क्यूरी नीचे गिराई, तो अभी यहां पर आप देख रहे हो कि मर्क्यूरी का एक अनइवन सा सरफेस है, इस वजह से इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा।
सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। तो ये जितने भी सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये सारे सरफेस के पार्टिकल्स एक इनवर्ड फोर्स फील कर रहे होंगे। इन सभी सरफेस के पार्टिकल्स को एक अंदर की तरफ का एक फोर्स फील हो रहा होगा। तो अब ये सरफेस के पार्टिकल्स अपने सरफेस टेंशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एनर्जी लगाएंगे और अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, दुनिया में जो चीज स्फेरिकल होती है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे जैसे नीचे गिरेगा, ये जैसे जैसे नीचे गिरेगा ये स्फेरिकल होता जाएगा, गोल होता जाएगा, और एक टाइम पीरियड के बाद ये बिल्कुल स्फेरिकल ड्रॉपलेट हो जाएगा, एकदम गोलू मोलू हो जाएगा। क्या चल रहा है बे? चीटी हमारी क्लास में चीटी। हाँ, तो ये गोल हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू स्फेरिकल शेप, ड्यू टू स्फेरिकल शेप its surface area decreases, hence surface tension also decreases। अब क्या होगा, एक पार्टिकल अंदर लग रहा है, एक पार्टिकल इधर से अंदर खींच रहा है, एक पार्टिकल इधर से, एक पार्टिकल इधर से। अब जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनको इवनली इनसाइड फोर्स लग रहा है, और अब सरफेस के पार्टिकल्स यहां के मुकाबले इसमें कम होंगे, ये बात श्योरिटी है। तो आप देखना कि जो भी लिक्विड जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वह स्फेरिकल शेप ले लेता है। स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है, वो एक्चुअली अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर लगने वाला जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके लिए आप लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट ऑल द लिक्विड when drops from a height, when drops from a height obtains a spherical shape, obtains a spherical shape because of less surface area, it causes decrease in surface tension। समझ में आ गई मेरे प्यारे गुलगुलों को बात? क्या मेरे प्यारे बुलबुलों को ये बात समझ में आ गई? मेरे गोलू मोलू बच्चों को बात समझ में आ गई? इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यही प्रोसेस वो जो कांच होते हैं ना, कांच, उनको भी उनकी सरफेस स्मूथ करने के लिए यही किया जाता है। कांच को अच्छा गर्म किया जाता है, तो गर्म होने की वजह से जो कांच के सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनको सरफेस एनर्जी मिल जाती है, तो वो भाग भाग के स्फेरिकल गोल गोल कांच के गोल गोल गेंद जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो कांच बहुत प्योर होता है। फिर एक बार उस कांच को वापस से गर्म करके जिस शेप में ढालना चाहो उस शेप में ढाल देते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। तो अगर ग्लास को प्यूरिफाई भी करना होता है तो हम लोग यही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए दूसरा पॉइंट, आप एक बात देखना, जो सैंड होती है, सैंड यानी कि मैं क्या बोलूं, बालू रेती। अगर आपने बालू रेती का नाम सुना हो, तो जो सैंड होती है ना, जब सैंड का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो सैंड अगर पानी के अंदर है तो अभी सैंड के पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, अभी सैंड के पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे क्योंकि ये कहां पर है, पानी के अंदर है। दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। लेकिन जैसे ही आप इस सैंड के पार्टिकल्स को बाहर निकालोगे, ये सैंड के पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे होकर इस प्रकार का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सैंड के पार्टिकल्स पानी के अंदर है और इनके अंदर कोई सरफेस टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे तुम इसे पानी के बाहर निकालोगे, ये सैंड के पार्टिकल्स सरफेस टेंशन फील करेंगे और एक गोल गेंद लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे ताकि इनका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो लिक्विड होता है वाटर, उसकी वेटेबिलिटी। तो तीसरा पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, वेटेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी किसी चीज को गीला क्यों करता है। आपने देखा होगा ना, पानी गीला क्यों करता है, पानी गीला गीला क्यों, दो 5 क्यों नहीं। तो जैसे मान लो ये आपकी सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये तुम्हारी मिट्टी है, तेरी मिट्टी
मिट्टी में मिल जाए, अक्षय कुमार होता तो अभी गाना गाने लग जाता। अब इस मिट्टी पर मैंने पानी गिराया, तो जो पानी आया भाई, पानी को सरफेस टेंशन लगेगा नीचे की तरफ, तो पानी के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस मिट्टी के पार्टिकल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। इस मिट्टी के पार्टिकल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब इसकी सरफेस को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ताकि पानी के पार्टिकल को कैसा शेप मिल जाए, स्फेरिकल शेप। उससे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। और क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल को पानी ने पूरी तरीके से घेर लिया है, आपकी जो मिट्टी है वो भीग जाएगी, वो गीली हो जाएगी। इसलिए अगर आप मिट्टी पर एक कोने में भी पानी डालोगे तो आपको दिखेगा कि मिट्टी धीरे 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 आगे तक गीली हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड के पार्टिकल है, जो पानी के पार्टिकल हैं, ये अपना सरफेस टेंशन डिक्रीज करने के लिए सारे मिट्टी के पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेरते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि इससे इनका सरफेस एरिया मिट्टी का कम होता जाए और आपकी मिट्टी भीग जाएगी और इनका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो ये भी एक फंडा है। तो देखो, ये सारी बातें अगर आपको एग्जाम में आती है तो आप इन सबका एक ही जवाब लिखने वाले हो। क्या? Why water causes wettability? Why liquid causes wettability? Why mercury or any liquid form spherical shape? Their drops form spherical shape? बस सबका एक ही जवाब है। क्या? एक ही जवाब है, to decrease their surface area, hence decreased surface area causes decreased surface tension ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये गोल हो जाते हैं, गोल शेप ले लेते हैं, ताकि इनका सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा और उससे क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी। ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज। भाई दुनिया में हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। अच्छा, एक चौथा पॉइंट और अपन लिख लेते हैं। एक को बोला था कैपिलरी मूवमेंट, CA डबल कैली पर। क्या लिख रहा है रे तू? क्या टीचर बनेगा रे तू? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं। आप कभी इस चीज को चेक करना। एक बहुत पतली सी रॉड लेना, एक कांच की बहुत पतली सी ट्यूब लेना, और इस कांच की ट्यूब के अंदर पानी भर देना। तो जब आप पानी भरोगे तो हम लोग सोचते हैं कि पानी ऐसा होगा, ऐसा भरा होगा, नो डाउट। लेकिन क्या होता है, यहां पर ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, नो डाउट इनको क्या लगेगा? सरफेस टेंशन। तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स अपनी सरफेस से शिफ्ट होकर कहां चिपकने लगेंगे? कॉर्नर पर। इस कॉर्नर पर ये लोग क्या करने लगेंगे? स्टिक करने लगेंगे। तो सरफेस जो होगी वो थोड़ी थोड़ी नीचे जाती जाएगी और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहां चिपक जाएंगे? इस ट्यूब के कॉर्नर पर। तो अब क्या हुआ, जो सरफेस के पार्टिकल्स थे जिन्हें लग रहा था सरफेस टेंशन, वो अपनी जगह छोड़कर कहां चले गए? कैपिलरी की वॉल पर चिपक गए। कैपिलरी की वॉल पर चिपक गए। तो अब आपको पानी ऐसा ना दिखते हुए कैसा दिखने लगा? ऐसा दिखने लगा। तो इस कर्व को, इस लिक्विड के कर्व को बोला जाता है मेनिस्कस। क्या बोला जाता है? मेनिस्कस। MINISCUS, मेनिस्कस। और क्योंकि ये नीचे की तरफ दिख रहा है इसलिए इसे बोला जाता है लोअर मेनिस्कस। क्या बोला जाता है? लोअर मेनिस्कस। क्या यहां तक का बात समझ में आई? अब लोअर मेनिस्कस किस केस में आता है? ये आता है इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर और ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स, एंड ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स। ये लगभग हर लिक्विड के केस में आता है। क्यों आता है वो भी समझते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। यहां पर देखो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब जो आपके सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स। जैसे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स।
और एडहेसिव फोर्स क्या होगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि इस कैपिलरी की जो वॉल है, कैपिलरी की जो वॉल है भाई वो भी पार्टिकल से बनी है। तो जो तुम्हारी कैपिलरी की वॉल है, ये कैपिलरी की वॉल भी क्या है, एक प्रकार की मॉलिक्यूल है। भाई कांच भी हुआ तो कांच मॉलिक्यूल से बना है ना, काय से बनेगा, दुनिया की हर चीज मॉलिक्यूल से बनती है। तो ये तुम्हारी कैपिलरी की वॉल हो गई, तो ये तुम्हारे कैपिलरी के मॉलिक्यूल हो गए और ब्लैक कलर से तुम्हारे वो हो गए। तो अगर इस वाटर मॉलिक्यूल और इस ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है तो वो कहलाएगा एडहेसिव फोर्स। और अगर सिर्फ वाटर 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 सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो कोहेसिव। और अगर वाटर और ग्लास ट्यूब मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है तो वो क्या कहलाएगा, एडहेसिव। तो गाइस जो तुम्हारा वाटर होता है, वाटर को सरफेस टेंशन लगेगा या किसी भी लिक्विड को सरफेस टेंशन लगेगा और उसे वो नीचे की ओर खींचेगा। तो यहां पर वाटर क्या करेगा, यहां पर वाटर और ऐसे लिक्विड्स के अंदर जो एडहेसिव फोर्स होते हैं, एडहेसिव फोर्स वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। मतलब वाटर वाटर पर भरोसा करने की बजाय, वाटर वाटर के साथ जुड़े रहने की बजाय सोचता है कि अपन तो ये ग्लास ट्यूब के साथ जाकर जुड़ जाओ, अपन सेफ हो जाएंगे। तो तुरंत ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये किससे अटैच होने लगेंगे, तुरंत आपको दिखेगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये भाग भाग के ग्लास की ट्यूब के साथ जुड़ने लगे हैं। तो जो तुम्हारे जो वाटर की सरफेस है उसमें आपको इस प्रकार का एक लोअर मिनिस्कस दिखेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स किससे चिपक गए, जाकर सरफेस के पार्टिकल जाकर चिपक गए आपके ग्लास के मॉलिक्यूल से, ग्लास के मॉलिक्यूल से चिपक गए। इसीलिए आपको यहां पर एक लोअर मिनिस्कस देखने को मिलेगा, आपको यहां पर एक लोअर मिनिस्कस देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये वाटर और लगभग लगभग हर लिक्विड के अंदर होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई। लेकिन क्या मैं इतना रब करूं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन अगर मैं इस ग्लास ट्यूब के अंदर, अगर मैं इस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी नाम का मेटल भर दूं, अगर मैं इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक मर्क्यूरी नाम का मेटल भर दूं, गाइस यू नो व्हाट इज मर्क्यूरी, एक प्रकार का लिक्विड मेटल है ना। तो हमने यहां पर मर्क्यूरी भर दी और ये तुम्हारी ग्लास ट्यूब के पार्टिकल्स हैं। हम लोग जानते हैं ये हमारी ग्लास ट्यूब के पार्टिकल्स हम थोड़ा जूम करके बनाए हैं। अब गाइस क्या होगा, इन मरकरी मेटल जो एडहेसिव फोर्स होते हैं ये वीक होते हैं, इस वीकर एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। यानी मर्क्यूरी क्या करेगा, अपने ऊपर भरोसा करेगा। तो मरकरी के पार्टिकल जो यहां पर सरफेस पर मौजूद हैं इनको क्या लगने लगेगा, वही डाउनवर्ड फोर्स इनको लगेगा, इनको सरफेस टेंशन लगेगा। तो ये सरफेस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये सरफेस के पार्टिकल्स सरफेस छोड़कर आपस में इस प्रकार से इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में इस प्रकार से इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब आपको यहां पर ये जो दिख रहा है ये कुछ लिक्विड इस तरीके से दिखेगा। यानी अब ये जो आपको यहां पर मेनिस्कस दिख रहा है ये अब आपको कुछ इस प्रकार का मेनिस्कस दिखेगा। ये यानी जो बीच वाला पोर्शन है ये ऊपर आ गया। तो इस प्रकार के मेनिस्कस को बोला जाता है अपर मेनिस्कस। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, अपर मेनिस्कस। तो अपर मेनिस्कस क्यों आया, क्योंकि यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा बड़े हैं एडहेसिव फोर्स। जो सरफेस पर पार्टिकल जो पहले मर्क्यूरी के इस तरीके से मौजूद थे उन्होंने वॉल से चिपकने की बजाय आपस में चिपकना ज्यादा बेहतर समझा। तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये आपस में इस प्रकार से चिपक गए ये, और इन्होंने क्या करा, आपस में चिपकने की वजह से एक अपर मेनिस्कस फॉर्म कर दिया। क्या बात समझ में आ गई। तो कौन अपर मेनिस्कस फॉर्म करता है, मरकरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी वाटर एंड अदर लिक्विड्स फॉर्म लोअर मेनिस्कस। क्या बात समझ में आ गई। तो गाइज यहां पर हमारा सरफेस टेंशन वाला मामला खत्म होता है
एंड वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, तो एक काम करेंगे, जो आपका क्या बचा विस्कोसिटी, वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हमारा सरफेस टेंशन खत्म। मैं कोशिश करूंगा आज के आज ही विस्कोसिटी कंप्लीट करने की, और अगर नहीं तो गाइस कल की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सरफेस टेंशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पूरा थियोरेटिकल है, पूरा थियोरेटिकल है, अपनी भाषा में लिखने का है। आपको मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। आई होप अच्छे समझ में आ गया। तो गाइस अगर अच्छे समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो आपको पता ही है क्या करना है, शेयर दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल को, एंड वो जो लाइक का बटन है उसको दबाना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।